गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ यूपीएससी वाला। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे हम अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स में अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर के जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अदर सब्जेक्ट्स की तरह ज्योग्राफी भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा वेटेज होल्ड करने वाला सब्जेक्ट है। तो इस कुछ आने वाले मिनट्स में मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या प्रीलिम्स का वेटेज है, क्या मेंस का वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें सिलेबस क्या है, हम कैसे टैकल करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे सोर्सेज रहेंगे तैयारी करने के, और उसके ही साथ साथ हमारा जो ओवरऑल अप्रोच रहेगा। देखिए, ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 100 से लेके 130 आवर्स का कोर्स है, जिसके दौरान ज्योग्राफी के अलग अलग हिस्सों को कवर किया जाता है। और उसमें भी जो यूपीएससी है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, हर साल जो क्वेश्चंस पूछ रही है, और उसको करंट अफेयर से लिंक करके प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि हम पढ़ें कैसे ज्योग्राफी को, मतलब हम प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी करें, मेंस के लिए अलग से तैयारी करें। तो वो सब डाउट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अभी सबसे पहले कि समझने के लिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस को कितने भागों में तोड़ा गया है और हम कितने भागों में ब्रेक करके उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो ज्योग्राफी के सिलेबस को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है। जो पहला पार्ट है दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। उसी में ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में भी बात की जाती है। तो बेसिकली ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में स्टडी है, स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द रिलीफ फीचर्स एज वेल एज वेरियस फिनोमिनास ऑफ द अर्थ और उसके रिलेटेड एनवायरनमेंट, ओशंस, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में और उनकी रिलेशनशिप्स और उसके बढ़ते फिनोमेनास, होती हुई उसकी एक्टिविटीज़, उन सब का रिलेशन, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। जब हम स्पेसिफिकली उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अर्थ के रिलीफ फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, देन लैंड फॉर्म्स, सी लैंड फॉर्म्स, डेजर्टिक लैंड फॉर्म्स, और उसके अलावा ओशंस, देन एटमॉस्फेयर, विंड सिस्टम्स, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, क्लाइमेटिक फिनोमेनास, और जब उन चीज़ों का असर ह्यूमन बींग्स पे कैसे हो रहा है, तो और उसके बाद ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, रिसोर्सेज, तो हम इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करते हैं। तो बाय एंड लार्ज ज्योग्राफी को 2 डिसिप्लिन्स में तोड़ा गया है। फर्स्ट इज द फिजिकल एंड सेकंड इज द ह्यूमन। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में तोड़ दिया गया है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो उसमें पहला वर्टिकल जो आता है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी स्पीक्स अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, आइलैंड्स कैसे बने, माउंटेन्स कितने तरह की हैं वर्ल्ड में, और क्या वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्या वो ओशन कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन से बन रही हैं, प्लेट्यूज कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, राइट, उसके बाद डिफरेंट लेक्स कैसे बने, देन व्हाट आर द करेंट फिनोमिनास जो इन्वॉल्व हैं, जो पहले के फिनोमिना इन्वॉल्व हैं, वोल्केनिज्म, सुनामी, अर्थक्वेक्स, कैसे करते हैं उनको मेजर, या वो कैसे आते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, कौन से वर्ल्ड के वो एरियाज हैं, वो लॉन्जिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज या फिर अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। ये सब चीज़ों की चर्चा हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ द रिलीफ फीचर्स, देयर ओरिजिन, देयर डेवलपमेंट एंड द फिनोमेनास एसोसिएटेड फॉर विद देयर फॉर्मेशन एंड द चेंजेस अकरिंग इन देम। उसके बियॉन्ड सेकेंड जो पार्ट है आफ्टर जियोमॉर्फोलॉजी दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कशंस होती हैं सारी विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो आपका है, जितना भी अर्थ के सरफेस से ऊपर का पार्ट है, इन योर ट्रोपोस्फेयर सिस्टम एंड अप टू स्ट्रेटोस्फेयर, वो सारी चर्चाएं इस टॉपिक पे होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर, उसका ब्लो करना, विंड्स, प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग, देन साइक्लोन्स, देन एयर मासेस, thunderstorms, tornadoes, precipitation, jet streams, all those phenomena are discussed in this topic climatology। क्लाइमेट के बारे में सारी चर्चाएं जो हैं वो इसमें होती हैं। नेक्स्ट जो है उसके बाद दैट इज ओशनोग्राफी। एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें जो डिस्कशंस होती हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओशन साइंसेस। इट इज अ स्टडी ऑफ द ओशंस, सीज, study of the ocean and seas and effect of the climatic phenomena upon the ocean and seas। और ocean and seas का अपना इफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर, वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में चर्चा की जाती है। ओशन करंट्स एंड सिमिलरली ओशन रिलीफ फीचर्स, समंदर के नीचे क्या है, कोरल रीफ्स,
उसके बारे में बातचीत, ओशन रिलीफ फीचर्स, गयोट्स हैं, सबमरीन कैनियंस हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, राइट, ट्रेंचेस हैं, उसके बाद मिड ओशनिक रिजेस हैं, वो सब के बारे में हम लोग बात इसमें ओशनोग्राफी में करते हैं। उसके बियॉन्ड डायनामिक चीज़ है, जैसे सैलिनिटी है, उसका क्या असर है, सीज हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। उसके बाद ओशन करेंट्स कैसे बनते हैं, सर्कुलेशन जो वर्ल्ड की हो रही है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक फिनोमेनाज हैं, एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, उसमें ओशंस का क्या रोल है, और हमारे इंडिया के जो ओशंस हैं उनका वर्ल्ड ओशन से कनेक्शन कैसे है, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, उसका ओशंस पे क्या असर हो रहा है, वो सब चीज़ें हम ओशनोग्राफी में बात करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक जो इंक्लूड होता है इसमें, दैट इज बायोजियोग्राफी। देखिए बायोजियोग्राफी जो टॉपिक है, जब तक एनवायरनमेंट वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट तब तक बायोजियोग्राफी को हम इसी में पढ़ते थे, लेकिन अभी बायोजियोग्राफी एक एनवायरनमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जनरल स्टडीज वंस में पूछे जाते हैं, GS1 पेपर में, जो बायोजियोग्राफी से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स पे क्वेश्चन आ जाता है, मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर बेसिक नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो जो जो चीज़ें ज्योग्राफी से लिंक्ड है हम उसमें पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। तो ये कुछ डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिस पे फिजिकल ज्योग्राफी को तोड़ दिया गया है और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली ह्यूमन ज्योग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, जो कि इकोनॉमी से भी कंसर्न है और ह्यूमन से भी कंसर्न है। बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर कि जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो ह्यूमन को कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है और ह्यूमंस कैसे उस पर असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर होता है, राइट, जो कि कुछ एनवायरनमेंट के पार्ट पे भी हम लोग पढ़ते हैं। वेरियस वर्ल्ड के कॉर्नर्स में जो अलग अलग तरह के वर्ल्ड के क्लाइमेट्स हैं, उन क्लाइमेट्स का एग्रीकल्चर पे क्या असर है, पॉपुलेशन पे क्या असर है, लोग जो सेटल हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे उनकी सेटलमेंट का क्या कारण है, क्यों ऐसा है कि एक पर्टिकुलर इक्वेटोरियल बेल्ट पे एक तरह की एग्रीकल्चर हो पाता है, ऐसा क्यों है कि डेजर्ट रीजन में कोई भी तरह का एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल हो पाता है, और क्यों है वो डेजर्टिक रीजन, उसके पीछे क्लाइमेटिक कारण है। लेकिन वो डेजर्टिक रीजन में जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं, शायद वो बेदुइन्स हैं, शायद वो बेंदिबूज हैं, शायद वो हौसास, ऑल दोस ट्राइब्स हैं, तो क्या वो कैसे जीवन यापन करते हैं, वो सारा सब्जेक्ट किसका है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। और वो कुछ कुछ सोसाइटल एस्पेक्ट्स भी हैं इसमें। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मेंस। मेंस का अगर ज़्यादा वेटेज देखेंगे, हालांकि मेंस में यूपीएससी बैलेंस करके चलती है, 3 से 4 क्वेश्चंस फिजिकल, 3 to 4 क्वेश्चंस ह्यूमन ज्योग्राफी, बट फिर भी ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्रीज पे लेटेस्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आईटी इंडस्ट्रीज जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज के बाद मिनरल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनली कोल का इस्तेमाल करते हैं, उस पर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन कोल। देन यूरेनियम, एटॉमिक मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर देखें तो एनर्जी सोर्सेज में कन्वेंशनल एनर्जी पे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी सरकार जो यूपीएससी है वो काफ़ी जोर दे रही है, क्योंकि सरकार का इंक्लिनेशन है अभी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें रहती हैं यूपीएससी ट्राई करती है उसको एक्सट्रैक्ट करके सवालों में पूछने का। विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आया था 2022 में, तो विंड एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे, क्योंकि करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन थी विंड एनर्जी पे, हालांकि सोलर पे भी थी बट विंड पे सवाल पूछ लिया गया। सेम वे 2020 में सोलर पे पूछा गया सवाल। तो इसलिए ये जो नए नए फॉर्म्स हैं, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो उस पर भी सवाल आपका आ सकता है। तो एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल बोथ। ओके, तो इसमें पेट्रोलियम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, विंड एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के बारे में सेपरेटली मैं दिखाऊंगा कि क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैंड रिसोर्सेस पे क्वेश्चन आते हैं। लैंड रिसोर्सेस इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। देन वाटर रिसोर्सेस एंड transport as in all mode of the transport, civil aviation, inland waterways, inland water transport, aviation transport, right, road transport, rail transport, all those modes of transports are there. So इस पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का जो वर्टिकल आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई विल शो यू कि क्या फ़र्क है, और हमारी स्ट्रेटजी भी उसी बेसिस पे रहेगी कि हम कैसे इन अलग अलग हिस्सों को डील करें। आप जब
जाके देखेंगे तो बहुत सारे सालों की एनसीईआरटीज़ है, उसमें अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग टाइप की डिटेल है। हमें उसको कोलेट करके यही समझना होता है कि हम उसे पढ़ें कैसे और क्या वो सफिशिएंट होती है हमारे लिए। क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस की तो डिमांड एक अच्छे लेवल की होती है, उसमें आपकी नॉलेज भी टेस्ट की जाती है, उसमें ये भी टेस्ट किया जाता है कि आप करंट अफेयर से कितना अपडेटेड है, ये भी चेक किया जाता है कि आप 7.5 मिनट्स में या 8 मिनट्स में एक अच्छा आंसर जिसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा बॉडी और एक अच्छा कंक्लूजन जो कि वेल वर्स्ड हो, जिसमें कि कुछ रिपोर्ट्स की भी जिक्र हो, जिसमें कि कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स भी हों और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हों और आपके गुड सजेशंस भी हों, तो वो तो प्रैक्टिस से बनता है। लेकिन उसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए उसके लिए, राइट। देखिए एस्पिरेंट्स, ये दो ज्योग्राफीज के बारे में तो हम जनरल ज्योग्राफी की फॉर्म में डाल देते हैं, राइट। इसमें भी अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी से के अलावा एक सेक्शन और होता है जिसको हम बोल देते हैं जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी, ओके, अर्थ के बारे में इंट्रोडक्शन, सॉल्स्टिस के बारे में इंट्रोडक्शन, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, उसके बाद सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल जनरल थिंग्स हैं जो कि थोड़ी थोड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं, जिसके बारे में अभी यूपीएससी ने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछने छोड़ दिए हैं, मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं पूछती, बट फिर भी हम इसलिए उसको लेके चलते हैं बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी। हमें पता होना चाहिए कि अर्थ के कितने कैसे सीजन्स हैं, आते हैं, कैसे मोशंस होते हैं, अर्थ कैसे इंक्लाइंड है, मैग्नेटिज्म कैसे होता है, और उसके अलावा कितने प्लैनेट्स हैं, कौन सा प्लैनेट किस कैटेगरी में है, और गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट्स कैसे बने, यूनिवर्स कैसे आया, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज अ नॉलेजेबल सिटीजन ऑल्सो, राइट, नॉलेजेबल रेजिडेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ ऑल्सो। तो इसके बियॉन्ड अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो एक सेक्शन हम और पढ़ते हैं, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली यही सभी चीज़ें को मिक्सचर है, और वो कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ओनली, इंडिया के ही बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स में हम चर्चा करते हैं हिमालयास के बारे में, हिमालयास के बारे में बात करते हैं, प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में पेनिनसुला के बारे में बात करते हैं, इंडियन पेनिनसुला के, ओके। उसके बियॉन्ड अगर बात करें देन रिवर्स ऑफ द इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया, देन सॉइल्स ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, बियॉन्ड दैट एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसको कि हम कंबाइन करते हैं वर्ल्ड के एग्रीकल्चर से और कंपेयर करके चलते हैं। इसके बियॉन्ड अगर बात करें मिनरल्स इन इंडिया, जिसको हम जब मिनरल स्टडी करते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो जब हम इसमें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वर्ल्ड के पढ़ते हैं, उसी टाइम पे इंडिया को भी कंपेयर करके चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया के मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज कैसे वर्ल्ड के एनर्जी रिसोर्सेज से कंपेरेबल हैं और कितने रिसोर्सेज इंडिया में हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बाय एंड लार्ज अगर हम देखें ओवरऑल इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा रहती है। एक और पार्ट है जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दैट इज़ दी मानसून, और मानसून जो है वो इंडियन क्लाइमेट में आ जाता है। मानसून कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन, these all things are somewhat the part of physical geography, human geography, but इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब उसे पढ़ते हैं तो हम बोल देते हैं उसको इंडियन ज्योग्राफी, जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स और हिमालयास को कंपेयर करवा लेंगे कि हिमालयास में ज़्यादा लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, क्यों हिमालयास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस तरीके से सवाल आ जाएगा। डेल्टाज ज़्यादा क्यों हैं ईस्टर्न कोस्ट पे कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, तो बहुत बेसिक है जो प्रीलिम्स की नॉलेज से भी चल जाएगा आपका, राइट। लेकिन समटाइम्स दे आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल 2022 के मेंस में सवाल पूछा गया डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, डेक्कन के बारे में, डेक्कन ट्रैप्स के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में। तो वो आप इंडिया से कनेक्टेड था क्योंकि डेक्कन रीजन इंडिया में है, डेक्कन प्लेट्यू, और हम पढ़ेंगे उसको कि वो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से बना, कैसे बना, कौन से पीरियड में बना, और उसको बनने की वजह क्या थी, और उसमें क्या रिसोर्सेज हैं, उसके क्या पोटेंशियल हैं, वो सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए थी, तभी हम उसको आंसर कर पाते, राइट। तो ये कुछ बेसिक एक आउटलुक है कि जिस ज्योग्राफी का जो सिलेबस है हम उसको तोड़ के समझ के चलते हैं। अब अगर यहाँ पे सिलेबस के बाद अगर हम बात करके चलें कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, तो देखिए अप्रोच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले एक बार प्रीलिम्स और मेंस का जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि
ओवरऑल अगर देखें प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड द मेंस क्वेश्चन, और हमें अपनी अप्रोच कैसे लेके चलनी है, राइट। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि आपकी पढ़ाई का ओवरऑल फिर इंक्लिनेशन वैसा ही रहना चाहिए, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंस में तो क्वेश्चन पूछा गया है 250 वर्ड्स में कि ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उसकी अलाइनमेंट के बारे में ब्रीफली मेंशन करिए और एक्सप्लेन करिए उनका इम्पैक्ट लोकल वेदर कंडीशंस में एग्जांपल्स के साथ। मतलब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था कि तो वर्ल्ड की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी जो लोकेशन है वो क्या है आपको पता होनी चाहिए थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि वो माउंटेन रेंजेस फॉर एग्जांपल रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं, हिमालयाज हैं, ओके, ब्लैक फॉरेस्ट, वोस्केस, ऑल दोज एल्पाइन रेंजेस आर देयर। इसके बियॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि उनकी लोकल वेदर कंडीशंस को वो माउंटेन्स कैसे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई लोकल विंड्स वहाँ ब्लो करती होंगी, चिनूक है विंड, लोकल विंड है, ओके। सिमिलरली कोई मिस्ट्रल लोकल विंड है, सिमिलरली हरमटन कोई लोकल विंड है, कौन सी माउंटेन से वो के गुजरती हैं, एटलस माउंटेन है, राइट। तो ये सब माउंटेन रेंजेस उनकी अलाइनमेंट कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी नॉर्थ अमेरिका में, कौन सी साउथ अमेरिका में, तो लोकेशन ऑन मैप ये हमको पता होना चाहिए था, और उसके बारे में उनकी लोकल कंडीशंस ये आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। और आप उसमें क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते तो क्वेश्चन जब हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे तो हम तीन तरह से अटेम्प्ट करेंगे। एक हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, एक पार्ट हम क्वेश्चन का बनाएंगे बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, एक पार्ट हम बनाएंगे कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को हम इन तीन सेट्स में, तीन पार्ट्स में तोड़ के चलेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो अब ये तो बात हुई मेंस के क्वेश्चन की। अब अगर बात करें हम लोग प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में और मेंस में डिफरेंस क्या है। देखिए मेंस में उसने पूछा आपसे वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस के बारे में, प्रीलिम्स में उसने आपको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट किया और उसने सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछ लिया। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलजित, नॉर्थ ऑफ न्यूब्रा वैली। तो उसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि अगर ये कहीं सियाचिन ग्लेशियर है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में आपका गिलजित बल्तिस्तान पड़ता है और इस पर्टिकुलर जोन में अक्साई चिन पड़ता है और यहाँ पे कहीं न्यूब्रा वैली पड़ती है और यहाँ पे आपका ये सियाचिन ग्लेशियर है। अगर इंडिया का कश्मीर लद्दाख वाला रीजन हम नोटिस करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि means is not worried about a single mountain. Means require knowledge, domain knowledge of all the world mountains. Whereas prelims के बारे में बात करें तो prelims is concerned about map, location, details, fact, your knowledge about that. Plus this thing was in current affairs. So current affairs में भी ये था तो current affairs में से क्वेश्चन उठा लिया गया, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए ये एक सवाल है जो इंडियन और वर्ल्ड, आप बोल सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मिक्स होके आया है। क्या वोल्केनिज्म पे क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या सवाल है, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस, ग्लोबल अकरेंस यानी पूरे दुनिया में जो अकरेंस हो रहे हैं वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 में पूरे वर्ल्ड में जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए, राइट, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। बताइए, सवाल के दो पार्ट हैं, एक तो पूरे वर्ल्ड में जो वोल्केनिक इरप्शंस हुई है 2021 में उसके बारे में और उनका इम्पैक्ट क्या रहा है। अब इस सवाल को आंसर करने के लिए आपके पास डिटेल होनी चाहिए थी, डिटेल्स ऑफ 2021, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए थी। सेकेंडली अगर देखें इसमें तो उसका इम्पैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, पोल्यूशन है, राइट, या फिर कोई और इफेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट है, राइट, या फिर कोई वेजिटेशन पे इफेक्ट है, राइट, या फिर क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। इसको भी हम तीन पार्ट में तोड़ के करते हैं। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे जो कि हम लेक्चर्स पे करेंगे। यहाँ पे मेरा ओवरऑल गोल ये है कि आप समझ सकें कि डिफरेंस क्या है प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी में। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो बोलता है एक बैरन आइलैंड वोल्केनो है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंडमान आइलैंड्स की तरफ पड़ता है और उसके बारे में पूछा गया क्योंकि वो इरप्ट हुआ था करंट अफेयर्स में। बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी,
बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, जो कि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अंडमान के ईस्ट में है। बैरन आइलैंड लास्ट टाइम इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लिया। तो बैरन आइलैंड से ही उसने अपने 3 चीज़ें चेक कर ली एग्जामिनर ने। द फर्स्ट इज योर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, सेकेंड इज योर नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी मैप, थर्ड इज कि बैरन आइलैंड की लोकेशन क्या है, मैप क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। तो मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू वोल्केनो, तो वोल्केनिज्म, ये सवाल जो था, दिस क्वेश्चन केम्स ऑन वोल्केनिज्म। जब वोल्केनिज्म पे सवाल आया तो मेंस इज कंसर्न अबाउट होलिस्टिक नॉलेज, वोल्केनिज्म के बारे में कंप्लीट वर्ल्डली डिटेल्स। प्रीलिम्स इज कंसर्न अबाउट योर इंडियन डिटेल ओनली, करंट अफेयर्स। तो दिस इज प्रीलिम्स एंड मेंस डिफरेंस। इसके बियॉन्ड अगर देखें तो क्लाइमेटोलॉजी पे एक सवाल है जो लास्ट टाइम 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमिन्स वेदर प्रोसेसेस हाउ। ट्रोपोस्फेयर बहुत सिग्निफिकेंट है जो वेदर प्रोसेसेस को डिटरमिन करता है। तो कैसे बताइए। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। 8 से लेके 10 किलोमीटर तक पोल स्पेस की हाइट होती है और 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है इक्वेटर पे। तो वर्ल्ड के सारे वेदर फिनोमिनास जो है ना वो ट्रोपोस्फेयर में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेनफॉल, cyclones, tornadoes, thunderstorms, right? Clouds, precipitation, fog, mist, every climatic phenomena is there only. Okay, तो क्लाइमेट के मेजरली जो फिनोमेनाज हैं वो ट्रोपोस्फेयर में, पोलार वॉर्टेक्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फेयर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रोपोस्फेयर में, मॉइस्चर ट्रोपोस्फेयर में, मैक्सिमम चीज़ें कहाँ हैं, ट्रोपोस्फेयर में है। हालांकि ऑक्सीजन हाइट पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, बट ट्रोपोस्फेयर में होने से हम लोगों के लिए बहुत फायदा है। तो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो हम क्या करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करते ट्रोपोस्फेयर क्या है, एक डायग्राम ड्रॉ करते, बॉडी में हम प्रॉपर एक इसका ड्रॉ करके डायग्राम दिखाते हैं अर्थ के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, और कंक्लूजन लिख देते हैं कि ट्रोपोस्फेयर कैसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है और क्या अलग कर सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, कुछ साइंटिफिक व्यू दिखा करके, कुछ एक्स्ट्रा बता करके, कोई रीसेंट करंट अफेयर के बारे में बता के, कोई रीसेंट फाइंडिंग बता करके जो स्पेस स्टडीज में की गई हो, राइट। तो ये स्ट्रेटजी हम रखते हैं मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए वो बोल रहा है एक लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कॉल्ड आयनोस्फेयर विच फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। तो क्यों, तो देखिए उसने आयनोस्फेयर के बारे में फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि मेंस इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ डिटेल्स, प्रीलिम्स इज अबाउट फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स, knowledge about few concepts, basic things. तो that is your prelims, right? तो इसमें अगर हम बात करें, हमने जैसे क्वेश्चंस के बारे में बात करी, तो अगर मैं आपको सिंपल सा इसमें बताऊं कि प्रीलिम्स में क्या रहा है, तो अगर बात करें ऑन एन एवरेज प्रीलिम्स में, तो ऑन एन एवरेज देयर इज अ ट्रेंड ऑफ 10 क्वेश्चंस पर ईयर। प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जो कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स वेटेज है। और क्वेश्चन भी देखिए कैसे आते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं दे विल कम फ्रॉम इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ओके, एंड 2 to 3 questions will come from Indian geography, and again 2 questions or 3 questions, this will keep on changing, 3 4 2 3 2 3 from the physical geography. और इसमें जो इंडियन और फिजिकल है दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैप्स, दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैप्स। तो मैप्स में भी ऐसे नहीं उठा के कुछ भी रैंडमली, करंट अफेयर्स मोस्टली अगर मैप्स को आप देखेंगे तो दे आर करंट ओरिएंटेड, करंट ओरिएंटेड एज इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया ओरिएंटेड, ओके। एंड जो न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा वेस्ट एशिया न्यूज़ में है। या फिर अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में जब वो मैप से क्वेश्चन पूछेंगे तो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्जिट्यूड्स, ओके, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम लैटिट्यूड्स, ओके। सो दिस इज द ट्रेंड विच हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द यूपीएससी। सवाल ऐसा आ जाएगा कि आप कोट्टयम में हैं, वहां से आपको दीमापुर जाना है, तो बताइए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को आप क्रॉस करके जाएंगे, एक ऐसा सवाल आ जाएगा। या लेफ्ट साइड में मैच द फॉलोइंग में दिए होंगे कुछ माउंटेन रेंजेस, और राइट साइड में दिया होगा कौन सी माउंटेन रेंजेस कौन से टाइप के हिमालयाज में है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको वो जो क्वेश्चन है, ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन
प्रीलिम्स वाला, तो ये नमचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, दीज आर द पीक्स इन इंडिया, एंड गढ़वाल हिमालयास, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालयास, विच हिमालय विच पीक इज लाइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमने ठीक से पढ़ा होता है फैक्चुअल तरीके से आराम से, वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। प्रीलिम्स में उसने फैक्ट्स पूछ लिए हमसे, ये जो फैक्ट्स थे इनके बारे में बात कर लिया, ठीक है। और इसमें मेंस में डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और हिमालय में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन आने के कारणों को बताइए और डिफरेंशिएट करिए। तो मेंस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे नॉलेज मांगनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दिस इज अ कॉन्सेप्ट, हिमालयाज इज टेक्टोनिकली एक्टिव, वेस्टर्न घाट इज नॉट। Himalayas is connected to Pamir Knot, Western Ghat is not. Himalayas have steep slopes, Western Ghat doesn't have. Himalayas have very heavy rainfalls, Western Ghats do have but doesn't affect, doesn't causes that much landslide as Himalayas do have. Himalayas have avalanches. So all these reasons are there and that is why Himalayas, तो यही वो पूछना चाह रहे थे आपसे। तो you can see कि मेंस और प्री में क्या अंतर हुआ, और प्री में questions are inclined towards details, fact, स्टैट्स, ओके। तो वो हमको ध्यान में रख के चलना है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रीलिम्स और मेंस के ट्रेंड में, तो प्रीलिम्स के ट्रेंड में आपके लिए टेक अवेज क्या रहेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये हम डिस्कस करते हैं। बट ऑन एन एवरेज दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या करेंगे वो, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में से, तो वर्ल्ड में से कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वहां से सवाल आ जाएगा, वेदर दोज लेक्स आर ड्राइंग, कोई ड्राइंग लेक्स हो गए या कोई न्यूज़ में आ गए लेक्स जो न्यूज़ में है वहां से सवाल आ जाएगा वर्ल्ड में, ओके। तो अगर कोई रिवर्स न्यूज़ में है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अफ्रीकन रिवर से क्वेश्चन आया था कि अफ्रीकन में ये वाली जो रिवर है वो कौन से ओशन में फ्लो करती है, तो दैट बिकम्स अ हॉट टॉपिक, ओके। तो वो आपको पता होनी चाहिए। या फिर कोई वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है बार बार, जैसे कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है या कोई फाइंडिंग मिली है जोग्राफर्स को, तो वो एक हॉट टॉपिक बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेजर क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, राइट। उसको अपने कॉन्सेप्ट से इजीली हम निकाल सकते हैं। सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज विंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है, हम इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स ट्रेंड। अगर हम बात करें मेंस के ट्रेंड की, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेंस में ना, मेंस में क्या है कि 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यूपीएससी पूछती है। इस 8 में भी ब्रेकअप ऐसा है, 4 क्वेश्चंस आर 10 मार्कर्स, तो इट बिकम्स 40 मार्क्स, एंड 4 क्वेश्चंस आर 15 मार्कर्स, तो इट बिकम्स 60 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर यूपीएससी के बारे में बात करूं तो 100 मार्क्स जो हैं वो प्रीलिम्स में तो 20 मार्क्स था, यहाँ पे 100 मार्क्स का एवरेज है ऑन एन एवरेज। तो यूपीएससी कंसिस्टेंटली अभी तो 100 मार्क्स दे रही है, कुछ साल पहले 20 मार्क्स का भी आ गया था, बट अभी कंसिस्टेंटली 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 10 मार्कर, 4 15 मार्कर, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे, अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी से, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फिजिकल ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इकोनॉमिक और ह्यूमन इन ज्योग्राफी से भी 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, मिक्स करके, विल मिक्स। 2 15 मार्कर यहाँ से आ गए, 2 15 मार्कर यहाँ से आ गए, 3 आ गए, 1 आ गए, इस टाइप से एक मिक्स अप्रोच रहता है। बट यूपीएससी को बहुत पसंद है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं हमको, कंसिस्टेंटली अगर इस टॉपिक में देखूं मैं, तो इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन बहुत रेगुलरली, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, सिंगल क्वेश्चन एवरी ईयर इंडस्ट्रीज से। उसके बाद एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन, जो एनर्जी करेंट अफेयर्स में है, फॉर एग्जांपल सोलार से 2020 में क्वेश्चन आया था। आफ्टर दैट विंड एनर्जी, ओके, एनर्जी सोलार विंड और कोल, पेट्रोलियम। देखिए क्वेश्चन के इन डेप्थ डिटेल आई विल डिस्कस वंस वी आर इनटू अवर लेक्चर्स, बट ये जस्ट एक नो हाउ है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रही हैं, और वो दैट इज द पार्ट वेयर वी हैव टू अटैक, वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। सिलेबस इज लाइक अ ओशन and we have to be very careful while studying because we don't have only geography, we have the entire bulk of the subject। तो हमको यहाँ पे हार्ड के साथ साथ बहुत सारा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिनरल्स से क्वेश्चन आते हैं, ओके, एटॉमिक मिनरल्स फॉर एग्जांपल, अभी लिथियम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एटॉमिक मिनरल्स, ओके। देन वाटर रिसोर्सेज, यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन एवरी ईयर,
और क्वेश्चन भी कैसा आएगा वाटर रिसोर्सेज से? फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स लोकल वेदर कंडीशंस, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे। या फिर इफेक्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक एंड देयर इफेक्ट इन दी वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपको आर्कटिक और एंटार्क्टिक के मेल्टिंग को रिलेट करना है किससे? आपके ओवरऑल वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशन से। जब आर्कटिक एंटार्क्टिक मेल्ट होंगे तो वाटर बहुत ज़्यादा सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा तो पानी इंट्रूड करेगा कोस्टल एरियाज में, अंदर आएगा। तो वाटर जब अंदर आएगा तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा। उसके अलावा जब मेल्टिंग होगी तो रिवर्स में भी क्या होगा? फ्रेश वाटर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या है? फ्रेश वाटर है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया में हिमालयाज है, अगर मेल्ट हो रहा है हिमालयाज तो वाटर रिवर के फ्लोज बढ़ेंगे, फ्लड्स आएंगे, वाटर डिपोजिशन होगा, डिजीजेस होंगी। फ्लड्स आएंगे तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, लोग बेघर होंगे। एंड व्हेन डिस्ट्रक्शन होगा, लोग बेघर होंगे, तो उस समय पे क्या होगा? देयर विल बी माइग्रेशन, देयर विल बी chaos, there will be land order problems, law and order problems, there will be societal issues, lot of damage to the biodiversity, lot of damage to the vegetation, तो biodiversity loss to the tribals, loss to the common public, okay, lot of flooding, soil degradation, loss to the agriculture, right? And ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव इफेक्ट हो गए। पॉजिटिव इफेक्ट एक हो सकता है कि जब आर्कटिक एंटार्क्टिक मेल्ट करते हैं तो देयर विल बी द रिडक्शन इन द आइस लेवल्स, and because of that new sea routes will open, new minerals will be explored, gas, petroleum, polymetallic nodules, all those things. So exploration will increase, a scope of exploration will increase because geographers, meteorologists and all the explorers will be able to dig deeper जहाँ पे आज तक नहीं कर पाए। तो ये कुछ पहलू हैं जिस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। वाटर रिसोर्सेज से हर साल हमारे पास क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार क्वेश्चन लैंड रिसोर्सेज से भी आ जाता है, लैंड डिग्रेडेशन से। तो लैंड रिसोर्सेज से भी हमें काफ़ी सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे कि मेंस की बात करेंगे तो मेंस में जनरल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम क्वेश्चन देखें तो ओशन करंट से हमको रेगुलर क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओशन करंट से फिजिकल बहुत डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, डायरेक्ट टाइप, बहुत ज़्यादा घुमाएगा नहीं, ईजिली, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी तो सीख के आए होंगे। यहाँ पे घुमाते हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में, जिसको हम अच्छे से टैकल कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे आंसर्स को लिखना है, वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओशन करेंट्स में जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बताया वोल्केनिज्म पे क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, वोल्केनिज्म पे क्वेश्चन आता है, ओशन करेंट्स पे क्वेश्चन आता है, देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब इंडियन ज्योग्राफी को मिक्स करके थोड़ा सा दे देंगे फिजिकल ज्योग्राफी का। या फिर माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ माउंटेन, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया आपको, रेंजेस अलाइंड है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड हुआ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस है। तो देखिए 100 मार्क्स ना, मतलब GS1 250 100 मार्क्स आपके पॉकेट में, और एक स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत टेक्निकल है, एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसको हमें जाने नहीं देना चाहिए, तो ईजिली हम इसे टैकल कर सकते हैं। थोड़ा हुआ होता है कि मटेरियल का थोड़ा सा कमी रहता है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ें, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, रेगुलर टेक्स्ट बुक्स, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं, उसमें एस्पिरेंट बहुत टाइम लूज़ कर देते हैं। NCERTs में बहुत लिमिटेड डिटेल्स है, तो कहाँ जाए, तो उसी के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लोगों को दी जा सके, राइट। तो अब अगर यहाँ पे देखें हमारी अब ओवरऑल अप्रोच क्या रहती है, ये हम क्लासेस में अपनी क्या अप्रोच रखते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो देखिए अप्रोच ना, क्वेश्चन बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि प्रीलिम्स पहले तैयार कर लेते हैं, मेंस जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा फिर तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच है। अगर अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो अप्रोच शुड बी होलिस्टिक, होलिस्टिक एज इन कॉम्बो ऑफ द प्रीलिम्स प्लस मेंस, कॉम्बो ऑफ द प्रीलिम्स प्लस मेंस। अब ये कैसे होती है होलिस्टिक अप्रोच, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस, इनमें क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम होलिस्टिक अप्रोच रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे तो प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो एक मैप्स है, जिसमें कि इंडिया के मैप्स भी हैं और वर्ल्ड के मैप्स भी हैं, ठीक है। और उसके बाद मैप्स के साथ साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, जैसे कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल और नॉट, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट हैविंग रिजर्व्स, इंडिया इज द
second largest or fourth largest or fifth largest exporter, importer, producer of tea, oils, coal, iron ore, petroleum, so on and so forth. ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इस पर यूपीएससी घुमा देती है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर पैनल्स. बिल्कुल गलत, क्योंकि उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ के बारे में न्यूज़ में चल रहा था. तो उन्होंने घुमाने के लिए पूछ लिया. ओके, आई एम सॉरी. तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में. देन कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स एज इन विंड्स के बारे में सवाल आ गया. विंड्स में क्वेश्चन कर लिया ईस्टर्लीज के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में, तो वो आपको पता रहना चाहिए. ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज में क्या डिफरेंस है, वो ओशन के किस हिस्से को गर्म करती हैं, किस हिस्से को ठंडा करती हैं. तो प्रीलिम्स में स्टैटिस्टिक्स, मैप्स, कॉन्सेप्ट्स और साथ में फैक्ट. फैक्ट अबाउट लेक्स, कौन से लेक्स जैसे मैंने बताया ड्राई कर रहे हैं. फैक्ट अबाउट ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था कि ओंगेज कहाँ की ट्राइब है, निकोबारीज कहाँ की ट्राइब है, शोम्पेन्स कहाँ की ट्राइब है. अभी सुन के आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने शायद पढ़ा हुआ है कि ओंगेज, शोम्पेन्स, निकोबारी सब अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स है. बट क्वेश्चन आ जाता है, पीवीटीजीज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, बट फैक्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पिकअप करती है. ऐसे ही क्वेश्चन आया फैक्ट्स की अगर बात करूं, थोरियम के बारे में. थोरियम के बारे में ओके. क्वेश्चन आया सलाइन लेक्स, जैसे कि मैंने बताया सलाइन लेक्स के बारे में. दिद्वाना, दिगाना, कुचामन, सरगोल, ये कुछ टर्म्स दे दी यूपीएससी ने. बताइए क्या है. दिगाना, दिद्वाना, ओके, कुचामन, सरगोल, दीज आर व्हाट, वाटर रिजर्वायर्स, सलाइन लेक्स, एनिमल्स नेम, ट्राइब्स नेम. तो आपको फाइंड आउट करना है. ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत देती है. तो दिस इज योर प्री. एंड अगर मेंस के बारे में जैसे मैंने बताया क्वेश्चन, तो मेंस में क्या करते हैं, मेंस में वो चेक करते हैं कि आपको पूरा नॉलेज है कि नहीं है डोमेन का, पूरा नॉलेज है कि नहीं है डोमेन का. तो मेंस में आपको जरूरी क्या है, हर टॉपिक के लिए आपको क्या पता होना चाहिए. हर टॉपिक के बारे में अगर मान लीजिए सिविल एविएशन एक टॉपिक है, सिविल एविएशन ट्रांसपोर्ट में एक टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए सिविल एविएशन के बारे में पूरे फैक्ट. इंडिया कौन से लेवल पे है, कितना परसेंटेज है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, कितना उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ओवरऑल श्रेय है, कितनी मार्केट उसका पोटेंशियल है. ओके, उसके बाद सिविल एविएशन में चैलेंजेस क्या हैं, सिविल एविएशन के चैलेंजेस क्या हैं. उसमें सिविल एविएशन में क्या हमारे पास ओवरऑल देखें कौन सी बॉडीज हैं जो गवर्न करती हैं. व्हाट आर द बॉडीज. फॉर एग्जांपल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स सिविल एविएशन के लिए निकाली हैं. फॉर एग्जांपल उड़े देश का आम नागरिक 2.0 और फर्दर नेक्स्ट स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एयर बबल एग्रीमेंट्स, वो सब आपको पता होने चाहिए. राइट. उसके बियॉन्ड सिविल एविएशन में ही अगर कोई रिसेंट कमिटीज़ का गठन किया गया हो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. या कोई रिपोर्ट आई हो रीसेंट जिसके बेसिस पे उसकी ओवरहॉलिंग को रिकमेंड किया गया हो, वो भी आपको पता होना चाहिए. अगर ये सब पता है, दिस इज योर मेंस, दिस इज योर ओवरऑल मेंस. कि ये मेंस जो है ना वो मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात करें, आईटी इंडस्ट्रीज, तो यूपीएससी ने पूछ लिया व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए फिर से कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितना परसेंटेज है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कितना एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, हमारे सर्विस सेक्टर का कितना पार्ट है, उसमें आईटी का कितना पार्ट है, एक्सपोर्ट्स में कितना पार्ट है. तो बेसिक स्टैट्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद आईटी इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटल चैलेंजेस क्या है. आईटी इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं ना आसपास क्या सोसाइटी में आपको चैलेंजेस दिखे. बैंगलोर का एग्जाम्पल लीजिए, नोएडा का एग्जाम्पल लीजिए. ये सब जगहों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, एक क्लास डिवीजन होता जा रहा है. मतलब जो आईटी सेक्टर में अर्न करने वाले लोग हैं, कोडिंग करने वाले लोग हैं, सीईओज हैं, दे आर अर्निंग इन क्रोर्स. जबकि उन्हीं इंडस्ट्रीज के सराउंडिंग में जो फूड कैफेज हैं वो हैं, हालांकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बट कैब ड्राइवर्स वो सब उनके क्लास बनती जा रही है. नेगेटिव्स क्या हो रहा है, फैमिलीज आर गेटिंग न्यूक्लियर, फैमिली एज अ यूनिट ब्रेक हो रही है. और क्या है, क्राइम बढ़ रहा है बिकॉज लेडीज आर इन शिफ्ट्स, नाइट्स में भी काम कर रही हैं, तो वल्नरेबल टू क्राइम्स, मेन्स आर वल्नरेबल टू लूट. राइट. उसके बाद क्या हो रहा है, रिलेशनशिप्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड बिकॉज कई बार प्रॉब्लम्स हैं तो डिप्रेशंस हैं, सुसाइड्स हैं, रेप्स हैं, ओके, लूट है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग्स हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम. लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं. पॉजिटिव्स क्या है, ह्यूज मनी टू एक्सचेकर, ह्यूज
फॉरेक्स अर्निंग, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज। देन डेवलपमेंट, बेंगलोर का आज आलम देखिए, मुंबई का आलम देखिए, पुणे का देखिए, राइट, गुड़गांव है, नोएडा है। देन डेवलपमेंट ऑफ द अलाइड सेक्टर्स, ओला, उबर, राइट, जोमेटो, स्विगी, राइट, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव्स हैं। उसके बियॉन्ड अगर देखें नेक्स्ट चीज़, तो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज देयर। पीपल कैन अर्न एट द लो एजेस, they have financial independence, women have financial independence, women empowerment, tribals are migrating from villages to cities, they are earning as a cab owners, as a food delivery boys, okay, as a laundry boys, so on and so forth। तो ये कुछ positives हैं। तो ये तो आपके पास stats होने चाहिए, challenges, solutions, उसके बारे में प्रो पता होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स, नेगेटिव पॉइंट्स, अगेन कोई रिपोर्ट आई हो और आपके अपने कंक्लूजन। सो दिस इज योर मेंस। सो प्रीलिम्स और मेंस के बारे में अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है। आपको सेक्टर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपकी ओवरऑल अगर ये तो होगी अप्रोच कि डिमांड क्या है सवाल की, प्रीलिम्स की क्या डिमांड है, मेंस की क्या डिमांड है। अब आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी एज अ होल क्या रहेगी ज्योग्राफी को टैकल करने के लिए। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ना, हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कंप्लीटली होलिस्टिक। ठीक है, होलिस्टिक जैसे कि मैंने बताया। अब उसमें होलिस्टिक में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे टॉपिक वाइज, हम बढ़ेंगे टॉपिक वाइज। और उस मतलब हमें कैसे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन ये है, कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, मान लीजिए हम उठाते हैं वोल्केनिज्म, तो हम इसको कैसे पढ़ें कि वोल्केनिज्म में हम पारंगत हो जाएं, बिकम प्रोफिशिएंट इन दिस वोल्केनिज्म एज अ टॉपिक। देखिए सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, डिफाइन, देन व्हाट आर द टाइप्स, ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, वल्केनियन टाइप, पेलियन टाइप, देन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द टाइप ऑफ लावास, बेसिक लावा, एसिडिक लावा, ओके, सिंडर कोन, कंपोजिट वॉल्केनो। उसके बियॉन्ड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनो। फॉर एग्जांपल सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, ओके, वो सब कॉज है। कॉज क्या है, क्या उसका कॉजेस कोई टेक्टोनिक प्लेट के साथ है, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसका कॉजेस, क्या प्लेट्स इंटरेक्शन है, वो पता होना चाहिए हमको। उसके बाद टाइप्स में हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमको। देन इंडिया में कितने टाइप के वोल्केनोज हैं, जैसे कि मैंने बताया बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड में से एक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव कौन सा है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है। अगर इतना हमने पढ़ लिया तो हम कोई भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, मेंस में। तो अगर सर्कम पैसिफिक जोन के उसने हमसे जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए तो हम तो सब बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ वोल्केनिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोरल रीफ्स भी कैरेक्टरिस्टिक है, माउंटेन्स भी कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थक्वेक भी कैरेक्टरिस्टिक है, ओशन करंट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अरे भाई हमको सब पता है, बिकॉज हमने सब होलिस्टिक तरीके से तैयार कर रखा है, राइट। तो ये एक चीज़ हुई। ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे ही अगर जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ऐसे ही अगर आप बात करते हैं रबर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल रबर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रबर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है रबर इंडस्ट्री का, कि रबर इंडस्ट्री के कितने लाख यूनिट्स इंडिया में है, कितना 12,000 करोड़ का जो उसका रेवेन्यू है वो एक्सचेकर को दे रहा है, कुछ 5 लाख लोग वो एम्प्लॉय करता है, उसके अलावा उसका कितना जीवीए में इंक्लूजन है। देन रबर इंडस्ट्रीज़ का इंट्रो आपको पता है। देन रबर इंडस्ट्रीज लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है, ये अगर हमको मालूम है। इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें इंट्रो लोकेशन, तो रबर इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगेन रबर इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस हम क्या बता सकते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस, और उसके रिगार्डिंग कोई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हों, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, और कोई बॉडी हो, कोई बोर्ड हो जो उसमें काम करता हो। ये सब हम अपनी स्ट्रेटजी, अपने तैयारी के दौरान सब कुछ कवर करके चलते हैं। और यूपीएससी ने 2022 में रबर इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है 23 वाले प्री में, यूपीएससी 24 में रबर इंडस्ट्री के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दे, तो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके आंसर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टी इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आया था टी बोर्ड के ऊपर, और टी इंडस्ट्री के बारे में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया एज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो वो इजीली क्रैकेबल था। सिमिलरली टी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया, हाउ मेनी स्टेट्स टी प्रोडक्शन इज बीइंग डन, या फिर हाउ मेनी आर द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जनरली। तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए क्योंकि लोग उसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई नहीं करी थी,
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करी थी रटने वाला, वैसा नहीं। हम मेंस के हिसाब से करेंगे तो हम मैप भी ड्रॉ करेंगे टी इंडस्ट्री का, और जब मैप ड्रॉ करते हैं तो मैप ड्रॉ करके हमको लर्न हो जाता है, अरे नहीं ये स्टेट्स हमने ड्रॉ करी है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जब हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो हमारे नोट्स में सब कुछ होना चाहिए। अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, कोल के बारे में बात करें, तो हमारे पास प्रॉपर एक एक चीज़ की नॉलेज होती है। कोल का इंट्रोडक्शन, हमारे पास कौन सा लार्जेस्ट रिजर्व्स है, कोल इंडिया में कितने टाइप के हैं, बिटुमिनस कोल यूज़ हो रहा है एनटीपीसी में, और अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ की बात करें इंडिया की, तो उसमें कौन सा कोल इस्तेमाल हो रहा है, कोल एज ए यूनिट हम कितना प्रोक्यूर कर रहे हैं, कोल के लिए कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 है वो कैसा है, उसके बाद कोल के ही क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका वॉशेबिलिटी इंडेक्स कैसा है, सल्फर कंटेंट कैसा है इंडियन कोल का, ठीक है। उसके बियॉन्ड कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, को खान प्रहारी ऐप क्या है, उत्तम ऐप क्या है, कोल के लिए और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या कमिटीज़ हैं। ये जब चीज़ हम पढ़ लेते हैं ना पूरा एक वर्टिकल में, तो कोल के ऊपर दुनिया के किसी कोने से क्वेश्चन आ जाए, वी कैन क्रैक इट। सो दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी टू क्रैक, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है। देखिए 100 मार्क्स हैं मेंस में और 20 मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, तो बहुत तरीके से चलना है। 20 में से 18 लाने बहुत ईजी हैं, और ये सर 100 में से अगर आप माने, क्योंकि यूपीएससी देती 60% मार्क्स है मैक्सिमम, तो 55% मार्क्स लाने बहुत आसान है। तो आपको 100+ मार्क्स अच्छे माने जाते हैं जीएस में, 400+ का टारगेट बहुत अच्छा होता है। मैं तो बोलूँगा 450 का टारगेट रखिए, यू विल बी 430 425 समवेयर, जो कि अपने आप में एक अच्छे रैंकर्स की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी ओवरऑल अप्रोच और स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सब्जेक्ट को टैकल करते हुए, राइट। तो अब देखिए इसमें ओवरऑल बुक्स कौन कौन सी हैं रिकमेंडेड। ऐसे तो बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हैं, 8th क्लास की भी है, 9th की भी है, 10th की भी है, बट कुछ चीज़ों में रेपिटेशन है। आप चाहें तो सारी पढ़ सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि 11th क्लास 12th क्लास राइट की एनसीईआरटीज़ को आप पढ़ें। और एक जीसी लियोंग की बुक आती है जिसमें काफ़ी अच्छी डिटेल पिक्चर्स हैं, नॉलेज है, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में जो एक मैप के लिए एटलस है, दैट इज़ ओरिएंट ब्लैक स्वान या फिर ऑक्सफोर्ड, इन दोनों में से कोई एक एटलस रेफर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जो बुक्स हम रेफ़र करते हैं वो बुक्स, इसमें से एक तो सविंदर सिंह है फिजिकल ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन है, एक और बुक है खुल्लर की। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि एज अ फैकल्टी लोग रेफर करते हैं, बट मैं बोलूँगा कि एज अ एस्पिरेंट एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग आर मच इनफ फॉर यू। एंड डेली बेसिस पे जो आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो मैप्स की फॉर्म में आप उनको पढ़ते हुए चलिए, कि मैप में आप उसको सिटीज़ को लोकेट करते हुए चलिए, राइट। तो आपके लिए वो ईजी रहेगा और आपको एंड में एकदम प्रेशर नहीं बनेगा कि भाई हमको इस चीज़ों को कैसे हैंडल करें, राइट। तो ज्योग्राफी बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ा जाता है लाइफ में, बार बार नहीं, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें बार बार वो नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट्स एक बार रिवाइज ज़रूर करने पड़ेंगे, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में एक बार आपने समझ ली चीज़ें तो थिंग्स विल बी like as easy as breathing. It will start flowing in your veins like blood flows, right? तो all the best for your preparation और मिलते हैं फिर, राइट। तो आप ये जो डिटेल्स हैं आप इनको देख लीजिए और उसके बाद फिर इनको अपना जो भी प्रिपरेशन है, जो भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है, इसमें सबके अपने अपने कुछ पॉइंट्स होंगे, तरीके होंगे, आप उसमें और ऐड ऑन करिए, अच्छे से उसको इम्प्रूव करिए और फिर आगे बढ़िए, देखिए कि इसमें क्या और अच्छा क्या हो सकता है। मेन मोटिव जो पढ़ने का होना चाहिए हमारा, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के आते हैं, और यूपीएससी का एनालिसिस करके ये पता लगता है कि ट्रेंड यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी कहाँ फोकस ज़्यादा कर रही है। तो वो हमारा एक हमेशा एक टॉर्च बियरर रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि हमको पता लगता रहेगा कि हम कैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ें। तो फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू।